नमस्कार। भारत राष्ट्र उत्थान चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर उपराम शर्मा आज आपसे एक महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं। मित्रों, हाल ही में जो घटनाएं घटी उससे आप सब लोग परिचित हैं। कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान एक कंकाल देश बन चुका है। वो हमारा जन्मजात शत्रु है। भारत से जब वो कट के अलग हुआ तो हिंदुओं से नफरत के आधार पर वो अलग हुआ। दूसरा, साथ में पड़ोसी देश बांग्लादेश जो थोड़ी बहुत तरक्की कर रहा था, वो भी कुछ कठमुल्लाओं ने उसी आधार पर लाकर खड़ा कर दिया। वहां भी लोकतंत्र कोलैप्स हो गया। आज बांग्लादेश में त्राही त्राही मची है और वहां थोड़े बहुत जो हिंदू बचे हैं वो दिन रात काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, गांव के गांव पर आक्रमण होता है, त्राहिमाम हो रहा है। तो ये दो तरफ की बात। अब तीसरा, चीन भी हमसे चिढ़ता है, उसे जेलसी होती है और वो भी हमारा शत्रु बन बैठा है। अर्थात तीन तरफ से भारत घिर गया है। हमारे दिवंगत जनरल रावत जी कहते थे कि भारत को 2.5 मोर्चे पर लड़ना है। अब 2.5 मोर्चे के से हम अधिक मोर्चे पर लड़ने के लिए बाधित हो गए हैं। हमारी परिस्थितियां ऐसी कर दी गई कि हमको चारों तरफ से शत्रुओं से मुकाबला करना है। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति है जो भारत देश के अंदर के जो शत्रु हैं, जो हमारे बीच में घुसे हुए हैं, जो हमारे घर द्वार पर है। ये कौन है? इनको आज तक नहीं पहचान पाए। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस स्थिति को भांपा या शुरू से जानते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, डॉक्टर ह्यूम की बुद्धि से, कपट बुद्धि से उत्पन्न हुई कांग्रेस इस देश के लिए, इस देश के भले के लिए नहीं थी। अंग्रेजी राज को आगे बढ़ाने के लिए, उसको स्थायी रूप से कायम करने के लिए थी। कुछ लोगों ने कहा कि इसको 1947 के बाद बंद कर देना चाहिए। ये फिर भी कंटिन्यू रही। बड़े छल पूर्वक ढंग से 47 में विकट परिस्थितियां पैदा कर, अंग्रेजों के साथ मिलकर, दुश्मनों के साथ मिलकर के इस भारत में फिर से उन्होंने अपना शासन कायम कर लिया, जो लगातार चलता रहा। आज उनके कारण ये देश इस स्थिति पर पहुंचा है। कोई आदमी विचार करे, बहुत सारे लोग सोचते होंगे, भारत के सामान्य जन की स्थिति तो मेंढक की तरह हुई। सारे मेंढक तालाब में डाल दिए, एक कढ़ाई में डाल दिए, बड़े कढ़ा में, और दुश्मन ने नीचे से आग लगा दी। पानी गर्म होने लगा। मेंढक ने सोचा कोई बात नहीं, मैं अपने शरीर का टेम्परेचर भी बढ़ा के फिर भी इसी में रहता हूं। उसने सहन शक्ति रूपी टेम्परेचर अपनी बॉडी का बढ़ाया और उसमें रहा। पानी और गर्म हुआ। मेंढक ने अस्तित्व की लड़ाई के लिए और टेम्परेचर अपना बढ़ाया। आखिरकार
पानी उबलने लगा और मेंढक उसमें बर्बाद हुआ, खत्म हो गया, मर गया, नष्ट हो गया। ये मेंढक की स्थिति हमारी हिंदुस्तान में हिंदू कौम की है। उसे कैसे बचना है वो समझ ही नहीं पा रहा है। समझाने वाले बुद्धिजीवी बहुत हैं। इस संगठन की यह स्थिति बाल लाल पाल ने समझी थी। उन्होंने इसमें परिवर्तन लाया था। 1905 से लेकर 1920 तक उनका वर्चस्व कांग्रेस में रहा। देश क्रांतिकारियों के साथ आगे बढ़ने लगा, स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़े। जैसे ही फिर से महात्मा गांधी जी का कब्जा कांग्रेस पर हुआ तो हमारे आजादी का संघर्ष लंबित पड़ने लगा। ये दो प्रायोजित अंग्रेजों के प्रायोजित नेता थे, सब लोग जानते हैं। कारण क्या था कि भारत देश के यदि टुकड़े किए गए तो वे धर्म के आधार पर किए, इन्हीं लोगों ने की। गांधी जी ने कहा मेरी लाश पर भारत का बंटवारा होगा, बंटवारा हुआ। उनकी लाश तो पर नहीं हुआ, उनके सामने हो गया। बल्कि वो तो कॉरिडोर की बात कर रहे थे। भारत और बांग्लादेश के बीच में बहुत लंबा चौड़ा कॉरिडोर सीधा कराची से ढाका तक जाएगा। ये तो नथुराम गौडसे ने अपना जीवन बलिदान दिया और उस कॉरिडोर से बचाया। सारे लोग जानते हैं, कोई नई बातें नहीं है, लिखी हुई हैं, किताबें हैं, भरी पड़ी हैं, पढ़ते कम है। आज हम तीन तरफ से गिर गए हैं। अर्थात जो बंटवारा हुआ था उस वक्त के बुद्धिजीवी लोगों में बहुत सारे लोग थे। अम्बेडकर जी थे, सुभाष जी को पहले ही यहाँ से बाहर कर दिया, वो गर्म दल के थे, वो सहन नहीं कर पाते इस चीज को। लेकिन पटेल साहब और दूसरे जो साथी थे वो सब समझ गए थे इन बातों को। हेडगेवार साहब ने तो 1925 में ही बात समझ ली थी कि खिलाफत आंदोलन का साथ देकर महात्मा गांधी जी इस देश को कहां किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं। और वो कांग्रेस में आंध्र प्रदेश के चीफ थे, उन्होंने छोड़ दिया, त्याग दिया। शुद्ध हिंदू राष्ट्र की कल्पना के उद्देश्य को लेकर उन्होंने राष्ट्र स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। और 47 में क्या हुआ, बंटवारा हो गया, ना चाहते हुए हुआ। कुछ लोगों ने अपने षड्यंत्र से किया, जिसमें हमारे पास किताबें हैं, लिटरेचर है, विद्वान लोग जानते हैं। 3 आदमियों की बड़ी भूमिका रही। वो 3 थे नेहरू साहब, जवाहरलाल नेहरू जी, मोहम्मद अली जिन्ना और लॉर्ड माउंटबेटन। अंग्रेज ने बंदर की भूमिका निभाई, 2 बिल्लियों को रोटी बांटने लगे। बंटवारा हुआ, मातृभूमि हमारी काटी गई, जमीन हमारी काटी गई। बाहर से आए हुए लुटेरे जो अरब से आए थे, उनके लिए हमारी मातृभूमि का एक भूभाग जो फर्टाइल था, 5 नदियां जिसका सिंचन करती थी, भरपूर मात्रा में फसल उगती थी, उपजाऊ भाग जो उनको दे दिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि भाई इस वक्त पूरे जब ये धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ है तो सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। कितनी बड़ी सोच थी भीमराव अम्बेडकर की। परंतु फिर षड्यंत्र हुआ, छल हुआ। बंटवारा चाहने वाले मुसलमानों को भारत में ही रहने दिया गया। आज भी पाकिस्तान के समझदार बुजुर्ग लोग महात्मा गांधी जी का धन्यवाद करते हैं, नेहरू जी का धन्यवाद करते हैं कि धन्य है महात्मा गांधी और नेहरू जिन्होंने 3 करोड़ मुसलमानों को वहीं पर रोक दिया और 3 करोड़ को यहां भेजा। और वो 3 करोड़ मुसलमान आज भारत में 25% आबादी
का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दुर्भाग्य देखिए कि उनमें से ज्यादातर लोग या तो उनको अनपढ़ रखा जाता है और उनको भड़काया जाता है, उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर रखी जाती है जानकर, ताकि उनका दुरुपयोग डटकर किया जाए, और वो उसी रास्ते पर चलते हैं जो भड़काने वाले लोग उनको भड़काते रहते हैं। जो उनके मुल्ला मौलवी भड़काते हैं उस रास्ते पर वो चलते हैं, उससे वो फिर अलगाव पैदा कर देते हैं, अलगाववाद का नारा लगाते हैं। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ये लोग सुख से नहीं रह रहे। पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के मुसलमान सुखी होने चाहिए थे, पर नहीं है, भूखे हैं, नंगे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं। बांग्लादेश में सुखपूर्वक रह रहे थे, वहां फिर वही हालात पैदा हो गए, अब वहां भी वही स्थितियां पैदा होगी। और बांग्लादेश ने तो अभी अभी पाकिस्तान से बहुत सारा आरडीएक्स मंगवा लिया। किससे युद्ध लड़ने जा रहा है बांग्लादेश? उसके नीचे तो वो है, समुद्र है, अर्थात वहां भी षड्यंत्र हो रहा है। किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ। मैं इसलिए भारत के अपने बंधुओं को जगा रहा हूं कि जागो, ऊपर उठो, सोचो, अपनी सुरक्षा के बारे में सोचो। अब हमारा 2.5 मोर्चे पर नहीं, 4100 किलोमीटर की सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ लगती है। दिन रात बांग्लादेशी भारत में घुसने का प्रयास करते रहते हैं। 1947 से लेकर आज तक कम से कम भी बांग्लादेश के लोग कम से कम भी 10 करोड़ लोग हिंदुस्तान में घुसे हैं। कुल मिला के 20 करोड़ का आबादी जो है बाहर के लोगों की हिंदुस्तान में है, जो सबसे पहले यहाँ मतदाता बनते हैं, मतदान देते हैं। जो शक्तियां भारत को कमजोर करती है, उनके साथ मिलकर के भारत को दीमक की तरह इसे कमजोर करने में लग जाते हैं। तो मित्रों, हम घिर चुके हैं, तो हमें क्या करना है? हमें तो वही काम करना है जो मुद्दतों से बुद्धिजीवी लोग कहते आए हैं, भारत चिंतक और भारत हित रक्षक लोगों ने जो हमें कहा है, गीता में जो कहा है, क्या है? पहले तो संघ शक्ति कलयुग है, हिंदुओं को संगठित होना है अपनी रक्षा के लिए, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए। मित्रों, अब आपके पास आगे भागने को कुछ नहीं है। आप काबुल कंधार से भागे तो लाहौर में आए थे, लाहौर से भागे तो दिल्ली में आए, और अब दिल्ली से आगे तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ढाका में भी दुश्मन तलवारें निकाल कर खड़ा है। चाइना अपनी मिसाइलें ऊपर हिमालय पर फिट करके बैठा हुआ है, और पाकिस्तान तो पीछे दौड़ रहा है। मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, फिर भी कह रहा हूं कि ईश्वर की कृपा रही कि वर्तमान में नेतृत्व अच्छे हाथों में है। हमको उसे मजबूत करना है, टांगे नहीं खींचनी है। हमारे स्वभाव में टांगे खींचना ज्यादा है। हम अंदर के हालात देखिए, वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, कई जगह के उदाहरण आपके सामने है। मैं ये कहना चाहता हूं अंततोगत्तो कि हिंदुओं को संगठित रहना है, और धन दौलत के बजाय अपने बचाव का ध्यान करना है। हमारे से बहुत बड़ा अपराध करवाया गया कि हमने न्यूक्लियर फैमिली की आबादी नहीं बढ़ाई। दुश्मनों को बोला गया कि तुम 15-15 बच्चे पैदा करो, और लोकतंत्रीय ढंग से भी उन्होंने हमारे ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया है। और हम ये महसूस कर रहे हैं, आर्थिकी पर वो कब्जा कर रहे हैं, संस्कृति उन्होंने बर्बाद करके रख दी है।
पहचान मिटाने पर तुले हुए हैं, उसके बावजूद भी हिंदू उनका साथ देता है। ये चिंता की बात है, घोर चिंता की बात है कि फिर भी हम झूठे लोभ लुभावन जो वायदे हैं उसमें आते हैं और हम अपना वोट बर्बाद करते हैं, अपनी कब्र खोदते हैं। अब जो स्थिति इस देश की है वो ये है कि अभी भी हम 60-70 करोड़ की आबादी है जो अपने देश के मूल लोग हैं। वो लोग संगठित हों, एक दूसरे का सहयोग करें और केंद्र को सशक्त करें। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमारे पास बचने का कोई और तरीका नहीं है। आज हमें संगठित होकर के मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं। इन षड्यंत्रों को हम अपने स्तर भी निपटना जाने। उसके लिए क्या कि हम आवाज उठाएं, जागें। जैसे बांग्लादेश में बचे कुचे हिंदुओं ने बहुत बड़ी रैली निकाली। कुत्ता पीछे भागता है आदमी के, भौंकता है, यदि आदमी भाग जाए तो कुत्ता दौड़कर काटता है। यदि वो आदमी खड़ा हो जाए, उसमें दिमाग है, खड़ा हो जाए तो कुत्ता समझ आता है कि इसने मुझे ललकार दिया और कुत्ता भी खड़ा हो जाता है। बांग्लादेश के हिंदुओं को यही करना था। कुछ कर रहे हैं, कुछ अभी भी नहीं कर रहे हैं। कितना बुरा लगता है कि आदमी सरेंडर कर देता है कायरता के साथ, धर्मांतरित हो जाता है कायरता के साथ। और जो ये लोग कर रहे हैं ये भी धर्मांतरित हुए हैं। इस विषय पर अलग से बात करेंगे। तो हमें संगठित होना है, इस देश को आगे बढ़ाना है, इसमें शांति बनी रहे ऐसा प्रयास करना है। यहाँ पर बांग्लादेश जैसी घटनाएं ना हो, इसके लिए हमें केंद्र सरकार का सहयोग करना है और जो ऐसी हमारे आस पड़ोस में जो है ऐसे लोग, उन पर नजर रखनी है। आज के लिए मैं इतना ही उचित समझता हूं। आगे वाले अंकों में हम अगली बात और करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।